जय हिंद। आज आपका जो टॉपिक है, आपने इसके पहले जो पढ़ा था, शिक्षा की बदहाली में क्या कारण हैं और ऐसे कौन से सुझाव हैं जो हम कर सकते हैं। आज की न्यूज़ में बहुत सारे सुझाव ऐसे हैं जो नए मिले हैं मुझे, जो कि बुक्स में नहीं मिलते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को पहले ये निपटवा देते हैं कुछ नए वाले सुझाव। देखो, इसमें लिखा हुआ है कि राष्ट्र के सुनहरे भविष्य के लिए नीति और क्रियान्वयन दोनों स्तरों पर समाधान जरूरी। परीक्षा प्रक्रिया के लिए अपनाने होंगे एन्क्रिप्शन और तकनीकी उपाय। मतलब इन्होंने ना कुल मिला के इसमें तकनीकी उपाय पर जोर दिया है। जिस प्रकार ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं शिक्षा की बदहाली को लेकर, ये तकनीकी कारण के ही है। मतलब कि आपने देखा होगा पेपर लीक हो रहा है, वो मोबाइलों पर ही हो रहा है। जिस प्रकार कहते हैं ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार अगर कोई तकनीक अच्छी भी है तो वो बुरी भी है। तो अगर उस तकनीक के चलते हमें इतना नुकसान हो रहा है, शिक्षा की बदहाली हो रही है, तो उसी तकनीक के तहत हम सुधार भी कर सकते हैं। अब वो सुधार कौन कौन से, इन्होंने इसमें बहुत सारे सुझाव दिए हैं कि उन शिक्षा की बदहाली में और ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं इनमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं। तो उसमें इन्होंने ये बताया है। पहले हम इस न्यूज़ को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको फिर हम हैंड रिटन पर भी लगाएंगे, ठीक। तो इसको यहाँ से आइए, सिलेक्शन और रिजेक्शन की परीक्षाओं का अंतर स्पष्ट और परिभाषित हो। मतलब देखो, ये कहना ये चाहते हैं, ये जो आपने देखा होगा 87-13 वाला अभी जो चल रहा है, ये वाला फॉर्मूला, ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जिनकी समझ में आ रहा है, ठीक। वहीं आपने देखा होगा पटवारी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम, ये भी बहुत सारे बच्चों के दायरे से बाहर है। लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि आप ये कैसे नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम करते हुए, ये बहुत सारे बच्चे ना इससे बाहर हो जाते हैं। ये जो परीक्षाओं की जो प्रणाली आप अपनाते हैं, सिलेक्शन और रिजेक्शन वाला सिस्टम, उसकी परिभाषित, मतलब उसको स्पष्ट करो उनके अंतर को, और उनको परिभाषित भी करो ताकि ये आम जन के समझ में आ सके कि आप कहना क्या चाहते हो। और ये जो फॉर्मूले आप लगा देते हो ना, 87-13 हो गया, आपका नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम हो गया, इनको क्लियर करो, इनको परिभाषित करना बेहद ज़रूरी है, तब जाके शिक्षा की स्थिति अच्छी हो पाएगी। मतलब प्रत्येक व्यक्ति के समझ में आने चाहिए ये बात। एक सुझाव तो इन्होंने ये दिया है, ठीक। और देखते हैं यहाँ से और नज़दीक करके इसको, कि पहला इन्होंने ये दिया है। दूसरा दिया है ऑनलाइन टेस्टिंग और एआई आधारित प्रोडक्ट। मतलब कि ऐसे कौन कौन से एआई प्रोडक्ट हो सकते हैं जिनका उपयोग हम करें और तकनीकी से हम निगरानी अच्छी कर सकते हैं। तो देखो, इसमें लिखा है परीक्षा, एक बात और यहाँ पे लिखी थी, ये देखो यहाँ लिखा है कुछ शहरों या केंद्रों को संवेदनशील या अति संवेदनशील के रूप में चिन्हित करना भी अहम होगा। जैसे चुनाव आयोग मतदान केंद्रों को करता है, ऐसे केंद्रों की सीसीटीवी कैमरों में से लगातार निगरानी होनी चाहिए। इस सक्रिय दृष्टिकोण से परीक्षाओं में विश्वास बहाली और अनियमितताओं को कम करने में मदद मिलेगी। देखो, अगर आपको पता है, अगर आपने देखा है कि अगर इसके पहले किसी कॉलेज का नाम बदनाम हो चुका है, ठीक, जिस कॉलेज में सेंटर गया था वहाँ पे पहले भी ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हैं कि पेपर लीक हो रहे हैं, तो उन कॉलेज जहाँ मतलब एक अधिकारी को या जिसके भी दायरे में ये काम आए, उनको अगर ये लगता है कि ये जो क्षेत्र है, या जो कॉलेज है, या जो स्कूल है जहाँ पर सेंटर हम दे रहे हैं, ये संवेदनशील आता है, यहाँ पर घटना घटित होने की संभावना ज़्यादा है, पेपर लीक होने की संभावना ज़्यादा है, तो उनकी निगरानी आप कैसे कर सकते हो भाई? सीसीटीवी कैमरों से आप उन सब की निगरानी करें, जैसे कि चुनाव आयोग करता है, ठीक। उसको अगर पता है कि हिंसक झड़प होने की संभावना रहती है, ये रूरल एरिया है, यहाँ पर धन बल का प्रयोग पूरा किया जा सकता है, ठीक, तो उनकी निगरानी ना अच्छे से होती है और सक्षम अधिकारी के दायरे में ही ये सारे काम होते हैं। उसी प्रकार अगर आप परीक्षा केंद्रों की निगरानी भी किसी सक्षम अधिकारी के संरक्षण में अगर आप करेंगे, उसको सौंपेंगे काम, तो ये इन सब की घटनाओं से बचने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो एक ये बोला है इन्होंने, ठीक। और यहाँ से ऑनलाइन टेस्टिंग, एआई आधारित प्रोडक्ट, यहाँ से आते हैं परीक्षा तकनीकी सक्षम निगरानी सॉफ्टवेयर का उपयोग करें आप। इससे क्या होगा? विश्वसनीयता बढ़ सकती है, शुचिता के लिए वैश्विक मानक। यहाँ से आते हैं, इन्होंने लिखा है कि साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करना जरूरी है। कैसे? कि अगर आपके यहाँ ऐसी कोई घटना घटित होती है तो वो फटाक से आपको वहाँ पे
प्रक्रिया देना जरूरी है कि हमारे यहाँ ऐसी घटना घटित हुई है, इसलिए पहले से एक प्रोटोकॉल आप तैयार रखो भाई साइबर सुरक्षा को लेकर। अगर आपको थोड़ी सी भी जानकारी लगती है कि मोबाइलों पर पेपर लीक हुआ है, ताकि हम इसकी जो शिकायत है साइबर सुरक्षा सेल में हम इसको कर सकते हैं, और वहाँ का एक प्रोटोकॉल तुरंत के लिए तैयार हो जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये कहते हैं कि प्रश्न पत्रों के रखरखाव में बायोमेट्रिक सत्यापन लीक घटनाओं को रोका जा सकता है। ये जो पेपर लीक होते हैं उनके लिए क्या करें आप, बायोमेट्रिक सत्यापन, मतलब हाथ से जो होता है ना, उंगलियों का जो चलता है, वो उस हिसाब से पता चल जाएगा कि किसी व्यक्ति ने इसको खोला है कि नहीं खोला है। किसी पेपर, जो पेपर बंद होता है पॉलीथिन में, उससे इस बात की पुष्टि हो जाएगी। अगर कोई दूसरा व्यक्ति अगर इसको खोलता है ना, पूरे पेपर बॉक्स जो रहता है वो बंद होता है, तो उसकी जो तकनीक है ये होती है बायोमेट्रिक तकनीक। ठीक, तो उसका सत्यापन पहले करें कि इस बॉक्स को किसी ने पहले खोला तो नहीं है, उसमें भी हम सफल हो सकते हैं। ठीक, तकनीकी उपाय जैसे कि निरंतर सर्विस लाइंस, डिजिटल इनक्रिप्शन, मतलब इनक्रिप्शन का मतलब आपने पढ़ा होगा, सूचनाओं को गुप्त कोड में परिवर्तित करना, और सुरक्षित ट्रांसमिशन निष्पक्षता और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं और पेपर लीक की घटनाओं और ये शिक्षा की बदहाली को हम रोक सकते हैं। एक और बताते हैं, ये सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए उपाय क्या किया गया है। अभी 21 जून को अधिसूचित सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2024 काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यह ईमानदार छात्रों की कड़ी मेहनत, उनकी आकांक्षाओं की रक्षा, पारदर्शी प्रणाली को सुनिश्चित करता है। ग्रेस मार्क की जो प्रणाली है उसको समाप्त किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात यहाँ से आते हैं कि एक सुझाव ये देते हैं, ये देखो, सरकार सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के बीच ऐसे सहयोगात्मक कदम अनियमितताएं दूर करने और परीक्षा प्रणाली में शिक्षा बहाली के लिए आवश्यक है। मतलब कुल मिला के कहना चाहते हैं, सरकार और ये जो जांच प्रणालियां हैं इनके बीच में समन्वय होना चाहिए। सरकार को वहाँ पे शिकायत करनी चाहिए कि आप हमारे यहाँ पर आके भैया छानबीन करो, और उतनी ही सक्रिय एजेंसियों को भी होना चाहिए कि जिस प्रकार इन्होंने हमारे यहाँ शिकायत की उतनी ही पुष्टि के साथ में ये जांच करके दें कि आपके यहाँ कौन सी गलती हुई और क्या क्या घटना घटित हुई हैं। ठीक, उसी के साथ में ये बताते हैं कि विपक्ष को परीक्षा लीक, धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर मददगार समाधानों के साथ आगे आना चाहिए। पक्ष, अब देखो ऐसा है कि जिस पक्ष की सरकार है वो तो उसके ऊपर उंगली नहीं उठाएगी। उंगली कौन उठा सकता है, विपक्ष उठा सकता है, तो विपक्ष को इसके लिए आगे आना चाहिए। हमें छात्रों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए उनके शैक्षिक और करियर लक्ष्यों का समर्थन करने के लिए सुरक्षित और पारदर्शी परीक्षा माहौल बनाना चाहिए। राष्ट्र के सुनहरे भविष्य के लिए यह अनुकूल होगा। देखो कितनी अच्छी बात लिखी है इन्होंने। अब हम भाई घिसी पिटी चीज़ें लिखते रहेंगे तो हमें वहाँ पे नंबर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आज का जो युग है वो कौन सा है, तकनीकी युग है। अगर तकनीकी से संबंधित 2-4 पॉइंट भी आप उसमें लिख दोगे ना कि शिक्षा की बदहाली को हम कैसे रोक सकते हैं, तो आपके पेपर में आपके आंसर में ना जान आ जाएगी और बाकियों से अच्छा आंसर होगा आपका, और बाकियों से आप लीड भी ले सकते हैं ऐसे आंसर लिखकर। ठीक, अब आते हैं आप वही कि कुछ लोगों को चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आती, इसलिए उनके लिए हैंड रिटर्न की व्यवस्था करनी पड़ती है। कुछ लोग आंसर लिखते हैं तो वो प्रश्न उत्तर शैली में लिख रहे हैं, भैया ऐसे उत्तर लिखोगे ना कि ये प्रश्न लिखा है, और नीचे जब उत्तर लिखोगे ऐसे उत्तर, तो पुत्र जी वो तुम्हारा उत्तर में ना ऐसा चला देगा पेन रेड और निकल जाएगा आगे। अगर मेंस में अगर ये उत्तर लिख रहे हो आप तो ये उत्तर ऐसे नहीं लिखे जाते, यहाँ तक कि निष्कर्ष भी नहीं लिखा जाता है। ठीक ना, वो तो आपको समझाने के लिए मैं लिख देती हूँ नीचे कि ये निष्कर्ष में आएगा, ये इंट्रो में आएगा। ठीक, जबकि ऐसे निष्कर्ष निबंधों में लिखे जाते हैं, प्रस्तावना ये उसमें लिखी जाती हैं आपकी निबंधों में, मेंस में नहीं लिखा जाता है ना। निष्कर्ष तक डाल के नहीं लिख सकते अपन ऐसा, तो इसलिए इन सब चीज़ों से बचें। कुछ लोग उत्तर लिख रहे हैं ऐसे करके उत्तर, फिर उसका जवाब दे रहे हैं नीचे। ये 10th 12th के एग्ज़ाम नहीं है, मेंस है। थोड़ा सा सुधार करो अपनी लेखन शैली में तो अच्छा रहेगा। सिलेक्शन और अब सुझाव क्या है भैया, अब इसको हैंड रिटन पे देख लेते हैं। नवीन, देखो शिक्षा की बदहाली में सुधार हेतु नवीन तकनीकी का प्रयोग एवं सुझाव। अब नवीन तकनीकी के लिए क्या क्या कहा है इन्होंने, वही सिलेक्शन और रिजेक्शन की परीक्षाओं के बीच का अंतर स्पष्ट और परिभाषित हो। जैसे कि ये 87-13 वाला जो फॉर्मूला चल रहा है उसको क्लियर करो। देखो हाल ही की एक न्यूज़ है कि जब MPPSC से कहा गया कि 87-13 फॉर्मूला आपके पास में कहाँ से आया है, तो वो कहते हैं हाई कोर्ट ने रोक लगाएगी, हाई कोर्ट बताएगा। MPPSC ने अपनी तरफ से एक वकील दायर किया कि आप बताएंगे, ये वकील तो दायर किया कि आपको ये हमारी तरफ से लड़ना है केस भैया।
लेकिन वो वकील भी वहाँ हाई कोर्ट में जाके ये नहीं बता पाया कि ये 8713 फार्मूला क्या है। कितनी बदहाली है कि ये फार्मूला लागू भी कर रखा और बता भी नहीं पा रहे हैं कि ये है क्या। ठीक, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए भी आपको क्या करना चाहिए, उनको परिभाषित करो भैया सबसे पहले कि ये फार्मूले क्या हैं, कहाँ से आए हैं आपके पास में। अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखें, उदाहरण के लिए पेपर लीक घटना, इसीलिए ज़रूरी है भैया। ऑनलाइन टेस्टिंग, एआई आधारित प्रोडक्ट उपयोग से विश्वसनीयता बढ़ सकती है, तो पूर्ण रूप से एआई टूल्स का उपयोग करें आप। साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को लागू करें आप, इससे भी आप बाकी की घटनाओं से बच सकते हैं। प्रश्न पत्रों के रखरखाव को बायोमेट्रिक सत्यापन से लीक घटनाओं पर रोक लगेगी वही कि बायोमेट्रिक तकनीक अपनाएं आप। जब आप वो पूरा का पूरा बॉक्स ओपन करते हैं ना, जिस सेंटर में वो बॉक्स पहुंचाए जाते हैं, उसका सत्यापन सबसे पहले करें, किसी की उंगलियों के छाप तो नहीं है इसके ऊपर। डिजिटल एन्क्रिप्शन ट्रांसमिशन प्रणाली को अपना वही की सूचनाओं को गुप्त रूप में भेजें और वहाँ जाके फिर वो ओरिजिनल रूप में आ जाए, तो इसके लिए इनक्रिप्शन प्रणाली को आप अपना सकते हैं। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2040 को लागू करें, ये बहुत फायदेमंद होगा भाई। सरकार प्लस सीबीआई जैसी जांच संस्था के बीच में सहयोगात्मक विश्वास को बनाए रखें, मतलब कि दोनों को सामने आना होगा। सरकार प्लस सीबीआई दोनों मिलकर काम करेंगे तब जाके इस समस्या का निदान हो पाएगा। अगर ऐसी कोई घटना घटित होती है तो सरकार को जांच एजेंसियों का सहारा लेना चाहिए, और जांच एजेंसियों को भी अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ में, अगर किसी सरकार ने अपना कोई ऐसी घटना की शिकायत आपके यहाँ की है कि हमें इसमें पूर्ण रूप से पुष्टि वाली जांच चाहिए भैया, तो जांच एजेंसियों का भी दायित्व बने कि ये पूर्ण रूप से ऐसी जांच करें जिससे मतलब जिसने शिकायत की उसको संतुष्टि हो कि हाँ इन्होंने जांच पूर्ण रूप से और निष्पक्ष की है। ठीक, तो ये होते हैं आपके उदाहरण भाई। ये कुछ नए एग्जाम्पल है, वहीं पर जहाँ पर इसके पहले वाली न्यूज़ आपने नोट की हो वहीं पर ये भी कर सकते हैं। ठीक।